गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस समय का आपको विश। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्माइल केमिस्ट्री क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर्स के इंट्रोडक्शंस के ऊपर डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस को किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लेक्चर शुरू करें इससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप यदि इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर्स के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम लोग शुरू करते हैं मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है पहले ये देख ले। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in given amount of solvent, dissolved in given amount of solution, कि जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस में आपने डिसॉल्व किया है वो उसका क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन। और एक वर्ड यहाँ पर है सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए ट्रू सॉल्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि पूरा जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कॉन्सेंट्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले हम इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, के जो टेम्परेचर्स पर डिपेंडेंट हो, और दूसरा जो टेम्परेचर्स के लिए इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, जो टेम्परेचर्स के लिए इंडिपेंडेंट हो मतलब जिसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती हो और जिसकी वैल्यू टेम्परेचर के लिए इंडिपेंडेंट हो। तो कौन सी वैल्यू होगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो जितनी भी टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम वर्ड यूज होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और जितनी भी क्वांटिटी में मास वर्ड यूज होगा, ठीक है, मास वर्ड यूज होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर गर्मी का सीजन आया तो मेरा वजन 60 केजी था, ठंड आया तो 100 केजी हो गया, क्योंकि मास पर कोई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहला टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी। तो हम देखें कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड यदि हम लोग देखें तो मोलारिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये मोलारिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसके बाद चौथी टर्म होगी वो होगी नॉर्मेलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। उसके बाद एक टर्म जिसका नाम है फॉर्मेलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। उसके बाद एक और टर्म्स होगी जिसको हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये जितनी भी टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि इसमें किसका इन्वॉल्व है, वॉल्यूम का इन्वॉल्व है।
दूसरा हम देखें तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो। तो पहली जो हमारी टर्म होगी वो होगी W/W, वेट बाय वेट। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद थर्ड जो टर्म हमारी होगी वो होगी मोलारिटी, एंड जो फोर्थ टर्म होगी वो होगी पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। तो ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गई और ये हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो गई जो हमारे कॉन्सेंट्रेशंस को अफेक्ट करेगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि यदि ये जितनी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म को टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में कन्वर्ट करना हो, इंटर कन्वर्ट करना हो, तो ऐसी कंडीशंस में एक फैक्टर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो ये डेंसिटी का यूज कर मोलारिटी को मोलालिटी में, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसका यूज कर? डेंसिटी का। मगर यदि हमको टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में ही एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, जैसे मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तो फिर डेंसिटी फैक्टर्स यूज करना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मोलारिटी को मोल फ्रैक्शन में या मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको डेंसिटी फैक्टर्स वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम फर्स्ट टर्म पर डिस्कस करते हैं जो है परसेंटेज। तो परसेंटेज में भी तीन टर्म होगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। डेफिनेशन करें यदि इसकी, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, इन ml। यदि लीटर में होगा तो फिर उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml को 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो तो वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमेशा जब भी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो सॉल्यूट हमेशा ऊपर होगा और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हमेशा नीचे होगा। मतलब सॉल्यूट हमेशा न्यूमरेटर में होगा और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। तो यदि इसका हमको फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हुआ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसपे कहा है कि 30 ml इथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 270 ml ऑफ वाटर। 30 ml इथाइल अल्कोहल को 270 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपको इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज काउंट करना है। तो हमको पहले ये पहचानना होगा कि सोल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। क्लियर? तो यहाँ पर जो सोल्यूट है जो कम क्वांटिटी में हो, तो कम क्वांटिटी में कौन है? इथाइल अल्कोहल। तो ये हमारा कौन हुआ? ये हमारा सोल्यूट हुआ। और ये जो 270 ml वाटर है ये हमारा सॉल्वेंट हुआ। मगर फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए? सॉल्यूशन। तो जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो किसका वॉल्यूम हो जाएगा? सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन में यदि हम इसका सॉल्व करें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कौन होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट तो हम बोलेंगे कि इथाइल अल्कोहल कितना ml होगा? तो 30 ml। अब यदि हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो वो कौन है हमारा वाटर, कितना ml है, तो 270 ml। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूले में सॉल्यूशन की जरूरत है, तो हम क्या करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड कर दे, मतलब कितना हो जाएगा 30 प्लस 270 इज इक्वल्स टू 300 ml। ये हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया। अब फॉर्मूला लगाए हम, तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 30 ml, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला 300 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, तो ये 0 0 0 0 कैंसल, तो 3 पंजा 3 3 10 जा 30, तो कितना आंसर आ गया 10। तो कितना परसेंट हो गया 10%। मतलब इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन में कितना परसेंट अवेलेबल है 30% अवेलेबल है। इथाइल अल्कोहल का 10% अवेलेबल है और 90% वाटर अवेलेबल है। क्लियर, अब हम बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट किसका सॉल्यूट का और वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का। तो यदि हम डेफिनेशन करें तो क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन हो गई कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट मतलब मास, फिजिक्स में वेट और मास अलग है मगर केमिस्ट्री में मास ही वेट है। तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसका हम फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा कि परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml इन ml, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका हम एक न्यूमेरिकल्स ले। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन में H2SO4 का आपको परसेंटेज निकालना है। हैविंग 40 ग्राम H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यदि फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि परसेंटेज, ऑब्वियसली बात है कि ये कम क्वांटिटी में है तो ये हमारा सोल्यूट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा हमारा 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमको इस क्वेश्चन में 100 ml 1000 ml, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000 एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा 100। तो 0 2 0 0 2 0 0 कैंसल, तो आंसर इज 4। मतलब कितना परसेंट हो गया 4%। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन में कितना परसेंट अवेलेबल है 4% अवेलेबल है। अब बात करते हैं परसेंटेज वेट, परसेंटेज बाय वेट, मतलब हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या करना है हमको परसेंटेज निकालना है। तो सोल्यूट का भी मास काउंट होगा और सॉल्यूशन का भी क्या काउंट होगा मास, या इसका दूसरा नाम हम क्या कर सकते हैं मास परसेंटेज। यदि डेफिनेशन करें तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि वेट ऑफ सोल्यूट को पर 100 ग्राम में क्या किया जाए डिसॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मास परसेंटेज। मास मतलब सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट पर हो, तो क्या काउंट होगा मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर, यदि हम इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या वर्ड यूज होगा कि परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, मास वर्ड यूज करना हो या वेट वर्ड यूज करना हो तो वेट ऑफ सोल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH। अब इस क्वेश्चन में हमको NaOH का अमाउंट निकालना है। इन 200 ग्राम 10% ऑफ NaOH सॉल्यूशन मींस इस क्वेश्चन में हमको परसेंटेज गिवन है और वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज दे रखा है हमको, 10%। मास ऑफ NaOH निकालना है या वेट ऑफ NaOH निकालना है। क्लियर। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना ग्राम दे रखा है, 200 ग्राम। तो यहाँ 200 परसेंटेज पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 to 0 कैंसल, 0 to 0 कैंसल। यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कितना आंसर आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। मतलब इस सॉल्यूशन में NaOH जो हमारा सोल्यूट है उसका कितना ग्राम डिसॉल्व करना पड़ेगा, 20 ग्राम। अब हम सेकंड टर्म पर डिस्कस करते हैं जो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम पर लीटर में। स्ट्रेंथ वर्ड की यूनिट हमेशा ग्राम पर लीटर में ही होगी। यदि इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर। या आप चाहो तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, 1000 ml भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारी सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ। अब यदि हम कहे कि 20 ग्राम, एक एग्जांपल के लिए कि 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 20 ग्राम NaOH को कितने ml में डिसॉल्व किया गया है, 1000 ml में। तो हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 20 ग्राम पर लीटर। क्योंकि कितने ग्राम को, 20 ग्राम को कितने में डिसॉल्व किया गया है, 1000 ml में डिसॉल्व किया गया है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होगी, 20 ग्राम पर लीटर। 20 ग्राम पर लीटर। एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि 100 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। के 100 ग्राम सोल्यूट को 10 लीटर सोडियम कार्बोनेट में के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की क्या डिटरमाइन करना है, स्ट्रेंथ। मगर किसमें करना है, तो ग्राम पर लीटर में। यहाँ पर हमको 10 लीटर दे रखा है, मगर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करना है, ग्राम पर लीटर में। तो इसका सॉल्यूशन करें, हम सॉल्व करें इसको। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 10 लीटर सॉल्यूशन। 10 लीटर सॉल्यूशन के 10 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है, तो हमने कहा कि 100 ग्राम। ये 10 लीटर के लिए है। तो हम कितने लीटर्स के लिए निकाल ले, 1 लीटर्स के लिए। तो क्या आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर ज्यादा का है और हमको कम के लिए निकालना है। तो हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे। 100 में 10 का क्या कर दिया, डिवाइड। तो 0 to 0 कैंसल। तो आंसर कितना आया, 10। तो कितना ग्राम हुआ ये, 10 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 ग्राम पर लीटर। 10 ग्राम पर लीटर मतलब सोल्यूट का कितना ग्राम, 10 ग्राम 1 लीटर में क्या किया हुआ है, डिसॉल्व किया है। दूसरी टर्म में ml वर्ड यूज होगा, ठीक है, फॉर 1 ml। मगर स्ट्रेंथ में हमेशा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा लीटर्स में ही होगा।
ठीक है, और उसकी यूनिट्स क्या होगी, ग्राम पर लीटर। आई होप स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।